हेलो एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। आज पहली बार हम लोग अंग्रेज़ी की वीडियो लेकर आए हैं और शुरुआत करेंगे आज एकदम ज़ीरो लेवल से, एकदम इंट्रोडक्टरी लेवल से, और यहाँ से देखेंगे कि अंग्रेज़ी में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए कि क्या क्या हमको यहाँ पढ़ना है। सबसे पहले हम कुछ बात जान लेते हैं। कुछ बात जानने का मतलब क्या है? सबसे पहले थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद बाकी बातें हम धीरे धीरे आगे करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सिलेबस हमारा कैसा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारा इंग्लिश है, ये जो हमारा इंग्लिश है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन पार्ट है जरा इस पर ध्यान देंगे। 3 पार्ट हमारा है, जिसमें एक पार्ट तो हो गया आपका ग्रामर का पार्ट, दूसरी पार्ट जो है वो आपकी आती है वोकैब का, और तीसरी पार्ट जो आती है इसका नाम है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि ये 3 पार्ट में हमारा अंग्रेजी बटा हुआ है और तीनों में कौन कौन सा चैप्टर को हमको पहले देखना है, क्या क्या पढ़ना होता है, पहले हम इस पर बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिटेल अपने सिलेबस के एक एक चैप्टर को धीरे धीरे करके डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रामर में। ग्रामर की शुरुआत जो हम करते हैं तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारा बेसिक चैप्टर होता है हमारा सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग इस पर बात करेंगे। जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद बात हो जाएगी हमारी नाउन की, उसके बाद प्रोनाउन, इसके बाद आप आ जाएंगे वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद एडवर्ब, उसके बाद आपको देखना है कंजंक्शन, फिर आप देखेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिस पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। प्रीपोजिशन के बाद हमारा फिर आपको मिलेगा आर्टिकल, सिंटैक्स, एक आपका चलता है पंक्चुएशन, इसके बाद हम बात करेंगे टेंस, टेंस की, टेंस, इसके बाद आपका हो जाएगा वॉइस, नरेशन, इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन टैग्स, रिमूवल टू, और आजकल एक नया चैप्टर ऐड किया है एयरफोर्स नेवी ने, दैट इज कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्लाउज के नाम से इस चैप्टर को हम जानते हैं। अभी ये एक नया चैप्टर है, ये आपको 2019 के एग्ज़ाम में एयरफोर्स ने लॉन्च किया है और तब से ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाने लगा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये देख लिए कि इधर का जो सेगमेंट था इसमें हमने बात कर ली क्लाउज पर। ठीक है, या सॉरी ग्रामर के सेगमेंट पर। अब हम बात करेंगे वोकैबुलरी के सेक्शन पे। वोकैबुलरी में क्या क्या हमारा आता है ज़रा इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आपका आता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसके बाद आप आ जाओ इडियम्स एंड फ्रेजेज, इसके बाद फिर आता है OWS, इसको हम लोग कहेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन।
OWS के बाद आपका आ जाता है मिस स्पेल्ट, या इसको करेक्ट स्पेल्ट भी बोलते हैं। वही कहीं पर मिस स्पेलिंग चुनना होता है, कहीं पर करेक्ट स्पेलिंग चुनना होता है, तो वो आ गया। स्पेलिंग टेस्ट भी इसको कह सकते हो आप। सॉरी, ये क्रम हमारा गड़बड़ हो गया। इसके बाद फिर आपको दो चीज़ पूछा जाता है, खास करके जेंडर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एयरफोर्स में। उसके बाद एक क्वेश्चन मान के चलिए आपकी नंबर में भी आ ही जाएगा। नंबर में आपका सिंगुलर दे दिया, उसका प्लूरल पूछा, तो ये आप वर्ड सेगमेंट में ही रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन में। कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले आएंगे फिलर पे। ये हमारा हो गया। फिलर के साथ आपका आ जाएगा, फिलर में बहुत सारा होगा, एक ग्रामर बेस्ड भी होगा और दूसरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी होगा हमारा फिलर। फिलर के बाद हमारा अगला आता है पैसेज। ये बड़ा सेगमेंट है। इसके बाद आता है एक सेंटेंस अरेंजमेंट, ये जिसको हम PQRS भी बोलते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन आता था वर्ड अरेंजमेंट का, जब बहुत पुराने क्वेश्चन में देखते थे कि ये आता था। विशेष ऐसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेल के लिए इसको भी पढ़ लेंगे, कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया तो हमको फिर दिक्कत ना हो। तो ये वर्ड अरेंजमेंट। इसके बाद आपको आ जाएगा क्लोज पैसेज। ये खास करके अगर आप NDA की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें ये अटैच हो जाएगा। आप अगर एयरफोर्स नेवी में है तो आपको ये क्लोज पैसेज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर बात करें तो यही हमारा बेसिक लेवल का सिलेबस है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये हमारा पूरा जो कोर्स है उसी का सिलेबस है। इतनी चीज़ें हमने पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान देंगे, उसके बाद फिर हम आगे की इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। और शुरू करेंगे एक एक करके सबको। जरा ठीक है, तो ये हमारा ये था। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पहली चैप्टर जिसका नाम है हमारा सेंटेंस। शुरुआत करते हैं सेंटेंस से और जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डज इट मीन ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ऐसे तो विशेष मैंने बोला कि भाई ये बेसिक चैप्टर है हमारा, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमारा जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको बड़े चैप्टर में ये पूछा जाएगा और वहाँ पर इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। मतलब एक बेस जानकारी के लिए आपको ये पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में आएगा, लेकिन बेस जानकारी, क्योंकि ये जानकारी नहीं रहेगा तो आगे का आपका चैप्टर जैसे आपका वॉइस है, नरेशन है और भी ऐसे बड़े चैप्टर्स जो हैं आपके, वहाँ पर आपका काम नहीं हो पाएगा। ऐसे एक जानकारी के तौर पर हमने इस चैप्टर को ऐड करके रखा है ताकि हमारा बेस जो है वो थोड़ा मजबूत रहे। तो शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि व्हाट डज इट मीन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है। दिया हुआ है ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ध्यान देना है दो बात पर, एक तो कंप्लीट सेंस वाला वर्ड पे, दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स पे। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का मतलब हो गया शब्दों का समूह। तो इसकी अगर हिंदी बात करें तो इसका अर्थ होगा कि शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट अर्थ दे, पूर्ण अर्थ दे, वाक्य कहलाता है। पूर्ण अर्थ दे ये कैसे संभव है, जरा हम इस पर एक एक करके डिस्कस करेंगे और फिर हम इस पर विशेष रूप से बात करेंगे। आइए देखते हैं ऐसा कैसे हो पाएगा, कहाँ बात करेंगे इस पर। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहता है यू आर ए डॉक्टर। ये तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया। इसमें क्या है कि एक कंडीशन लगा है कि भाई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा बाकी ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव जो कुछ भी है, व्हाटएवर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेंटेंस होना चाहिए वो हमारा है।
तो वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन अब ये उठता है कि ये तो ऐसा है, अगर इतने ही वर्ड्स को हम थोड़ा और तोड़ कर लिख दें, जैसे हम लिख देखते हैं ए डॉक्टर, यू आर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, शब्द उतना ही है लेकिन इसकी अरेंजमेंट जो है वो उल्टा पुल्टा हो गया। और अरेंजमेंट उल्टा होने की वजह से क्या स्थिति हो रही है, अरेंजमेंट उल्टा होने की वजह से स्थिति ये हो रही है कि ये वाक्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, वाक्य जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसको बेहतर समझने के लिए हमको क्या करना होगा कि ये जानना होगा कि कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्द का कंप्लीट कॉम्बिनेशन जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आई एम स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या कि पहले हमारा ये सब्जेक्ट आया है, वर्ब आया है, और बचा जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट वगैरह आ गया। ठीक है, तो ये एक बेस बनावट हो गया सेंटेंस का। अब जरा जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अलग अलग बुक में हम देखते हैं कि कई सेंटेंस हमारा 4 प्रकार का हो गया, कई 5 प्रकार का हो गया, पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम वी आर रीडिंग समथिंग एडवांस, थोड़ा हम एडवांस पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने क्या करना है, टोटल पढ़ जाना, A to Z पढ़ जाना, कुछ भी नहीं छोड़ना, ताकि बाद में कभी हमको ज़रूरत पड़े इस पर अध्ययन करने की तो किताब उठाने की ज़रूरत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने, 6 टाइप्स हैं, 6 टाइप के सेंटेंस हैं हमारे। अब हम जानते हैं कि ये 6 टाइप हमारा कौन कौन सा है। पहला हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा हमारा एक्सक्लेमेटरी और छठा एम्फेटिव। ठीक है, ऐसे इसकी हिंदी जानने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो इसका मतलब हो गया विधि सूचक, ये आपका प्रश्न सूचक, इंपरेटिव इसको हम लोग बोलते हैं आदेश सूचक, इच्छा सूचक, आश्चर्य सूचक और जोरदार वाक्य। ठीक है, एक बार फिर से हिंदी में नाम जान लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा विधि सूचक, ये प्रश्न सूचक, ये क्या हो गया आदेश सूचक, ये क्या इच्छा सूचक, ये आश्चर्य सूचक और ये जोरदार वाक्य। ठीक है, तो ये 6 टाइप्स था हमारा, इस पर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखेंगे सबसे पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब जानते हैं कि व्हाट डज इट मीन ऑफ असर्टिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, पढ़ना क्या है इसके अंतर्गत, तो आइए देखते हैं। कहता है सेंटेंस दैट सिंपली मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मतलब वैसा सेंटेंस जो साधारणतः क्या करे, एक लाइन तैयार कर दे, एक कथन बना दे, इसको हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। लाइन ये कैसे बनाया है आइए देखते हैं। ये क्या हो रहा है, यू आर माई ब्रदर, हिंदी में हमने लिख दिया इधर तुम मेरे भाई हो। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस एक जैसा सेंटेंस बनता था वैसा हमने सीधा सीधा बना दिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी इज़ नॉट माई फ्रेंड, वह मेरी मित्र नहीं है, यहाँ भी हमने वही किया, एक लाइन तैयार कर दिया। तो लाइन तैयार करने का मतलब क्या हुआ, हमने ये 2 तरह के लाइन तैयार किए, और जैसे हमने ये 2 तरह का लाइन तैयार किया, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि इसके टाइप एक नहीं बल्कि 2 हैं। और वो 2 कौन कौन है, आइए। कहता है देयर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, वही बात हो रहा है जो अभी हमने दोहराया। अब देखते हैं कौन कौन है। पहला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, है ना, और ये निगेटिव तो निगेटिव है ही। अब जरा इसको भी जानते हैं डिटेल में क्या है। एफर्मेटिव में कहता है कि ए सेंटेंस दैट अफर्म्स द स्टेटमेंट, मतलब वैसा सेंटेंस जो क्या करे, किसी वाक्य को स्वीकार करे। ये जो अफर्म वर्ड है इसका मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपका हो गया कथन। तो कहता है कि ए सेंटेंस दैट एफर्म्स द स्टेटमेंट इज कॉल्ड एफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब वैसा वाक्य जो क्या करता है, किसी वाक्य को स्वीकार करता है, इसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। कैसे स्वीकार कर रहा है आइए देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट जरा इसको क्लियर कर दिया जाए। हाँ जी, अब आते हैं। लिखा है आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक। ये जो लाइन दिया हुआ है इसमें क्या है कि बोलने वाला जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया उसको वो स्वीकार करता है, मानता है कि भाई मेरे बारे में जो यहाँ सूचना दिया हुआ है कि मैं एक
शिक्षक हूँ, ये वाला लाइन हमारा सही होता है, इस पर कोई विरोध नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को हम एफर्मेटिव में रखेंगे। एक और एग्जाम्पल, यू आर ए लायर, तुम एक झूठे हो, झूठा व्यक्ति हो। ये भी मान रहा है कि भाई जो बात हमने कहा है वो एकदम 100% सही है, कोई विरोध नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा सही है। बढ़ते हैं आगे की तरफ अगले सेंटेंस में। अगला सेंटेंस है हमारा निगेटिव। निगेटिव ठीक उल्टा, उसमें स्वीकार करेगा, इसमें इनकार करेगा, अस्वीकार। ये डिनाइज का मतलब ही होता है आपका अस्वीकार करना। ठीक है, इसमें देखते क्या है, लिखा है कि ये सेंटेंस दैट डिनाइज द स्टेटमेंट इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। मतलब वैसा वाक्य जो किसी कथन को अस्वीकार कर दे, ना माने, इसको हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और ये निगेटिव सेंटेंस कह रहे हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा इसके एग्जाम्पल पर भी बात कर ले हम। पहला लाइन दिया है, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। इसमें क्या है कि ये जो है ये एकदम मानने को तैयार नहीं है कि उसके बारे में जो दिया गया सूचना है, उसके बारे में जो दिया गया इंफॉर्मेशन है वो 100% करेक्ट है। यही बात यहाँ भी हो रहा है, यू के बारे में दिया गया इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, इस बात को माना जा रहा है। यू आर नॉट ए फूल, तुम एक मूर्ख नहीं हो। ठीक, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला सेंटेंस जो हमारा सेंटेंस नंबर 2 है वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा ध्यान देंगे। कहता है ए सेंटेंस दैट मेक्स ए क्वेश्चन, बस इतना ही ध्यान देना है। क्या है कि ए सेंटेंस दैट मेक्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब वैसा वाक्य जो एक प्रश्न तैयार करे, एक क्वेश्चन बनाए, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। नोट में कहता है कि इट इज फॉलोड बाई ए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि इसकी पहचान है भाई कि कोई भी वाक्य चले और उसके अंत में ये वाला कम्युनिस्ट पार्टी वाला जो सिंबल है वो आपको अगर दिख जाए तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। ऐसे इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, कम्युनिस्ट का सिंबल नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, तो वो आपका चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं आर यू ए डॉक्टर, और खास अंत में हम जो देख रहे हैं वो यहाँ ये है। यही चीज़ अगर हम हिंदी वाला सेंटेंस में देखते हैं तो ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ लाइन नहीं क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी वाला लाइन गलत है। इज ही ए थीफ, क्या वो एक चोर है, यहाँ भी वही हाल है। अंग्रेजी हमारा बिल्कुल सही है, हिंदी गलत लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला। क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, वो गलत है टाइप हमारा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है हमारा। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इसको हम हिंदी में क्या बोले थे? हिंदी में हमने इसको बोला था कि इंपेरेटिव का मतलब होता है आदेश सूचक। आदेश सूचक सेंटेंस हो गया तो वाक्य, आदेश सूचक वाक्य। अब इसमें जरा बात करेंगे क्या क्या हो रहा है। कहता है सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड प्रोहिबिशन। अब एक एक करके सबका मीनिंग जानो। ये एडवाइस का मतलब सलाह, कमांड का मतलब हुक्म, ऑर्डर आदेश, रिक्वेस्ट विनती, सजेशन सुझाव, प्रोहिबिशन निषेध। ये सबका मीनिंग है, ध्यान देना। अब ध्यान दे लो क्या क्या लिखा है। कहता है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड प्रोहिबिशन इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब वैसा वाक्य जिसमें क्या हो, सलाह मतलब एडवाइस, सलाह, हुक्म, आदेश, सुझाव, निषेध, विनती, ये सारी चीज़ों का जिक्र हो तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं।
थोड़ी इसकी बनावट पर आ जाते हैं। इसकी बनावट होती है कि पहले V1 का रूप लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। बहुत ही बेसिक टाइप का है, बोलचाल में बहुत चलता है हमारा, वहाँ जाओ, यहाँ आओ, ये करो, लिखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इट, और ये बेसिक एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, बात बात पर हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका इम्पेरेटिव का पहला टाइप हो गया। टाइप नंबर 2 में क्या होगा कि सारी कंडीशन सेम होगी, बस आगे डोंट जुड़ जाएगा और हिंदी में नहीं हो जाएगा वर्ड। जैसे हम हिंदी में क्या लिखते हैं, वहाँ मत जाओ तो डोंट गो देयर कर देंगे, झूठ मत बोलो तो डोंट टेल ए लाई हो जाएगा। ये आपका इसका बेस बनावट है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि अगला है प्लीज V1 ऑब्जेक्ट। इसमें एक बेस बात है। बेस बात क्या है कि प्लीज को आप चाहो तो पीछे भी रख सकते हो, ठीक है। प्लीज को आप चाहो तो पीछे भी रख सकते हो, मतलब इसकी अगर आप बनावट फिर से बनाना चाहो तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पर हमने कहा कृपया समय पर आए, तो लिखा है प्लीज कम ऑन टाइम, ठीक है। इसको हम बदल कर लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि कम ऑन टाइम प्लीज। इसी तरह से कृपया सच बोले तो प्लीज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला सेंटेंस है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बात किया कि ये इच्छा सूचक वाक्य है, और इच्छा में क्या क्या होता है आइए देखते हैं। कहता है सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस प्रे, मतलब प्रार्थना, ब्लेस आशीर्वाद, कर्स श्राप। कहते हैं कि वैसा वाक्य, ठीक है, जिसमें क्या हो आपका प्रार्थना विधि के, आशीर्वाद विधि के और श्राप विधि के, ऐसे वाक्य को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख लेते हैं। बनावट क्या होगी, में लगेगा ही लगेगा, पहले आपको में लगेगा, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट होगा। देखते हैं एग्जाम्पल। मे गॉड ब्लेस यू, नहीं, प्रभु आपको आशीर्वाद दे, ये हमने विनती कर ली प्रभु से आपके लिए, तो चला गया आपका प्रे में। मे यू लिव लॉन्ग, आपको आशीर्वाद दे दिया। इसी को बदल दिया मे यू डाई सून, श्राप वाले में आ गया, सबसे कठोर दुश्मनी ये हो गया हमारा। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं कि तीनों चीज प्रे, ब्लेस और कर्स, तीनों चीज को दिखाने का काम करते हैं। बढ़ते अब हम अगले स्लाइड की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे देखते हैं हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको हम हिंदी में कहते हैं आश्चर्य सूचक वाक्य। अब आश्चर्य सूचक वाक्य में क्या है कि सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस जॉय, sorrow, happiness and internal feelings of our mind। ये जॉय का मतलब हो गया आपका खुशी। हिंदी मेरा थोड़ा कमज़ोर है, और सही दीर्घई अपना देख लेना वो अपने अपने हिसाब से, है ना। दुख, इसका हो जाएगा आपका प्रसन्नता। और इंटरनल फीलिंग्स ऑफ आवर माइंड मतलब हमारे मन की आंतरिक भावना, ठीक है। इंटरनल फीलिंग्स ऑफ आवर माइंड मतलब हमारे मन की आंतरिक भावना। अब हिंदी समझेंगे। कहता है वैसा वाक्य जो क्या करे, खुशी, दुख, प्रसन्नता और हमारे मन की आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करे, ऐसे को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए देखें। कहता है व्हाट प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में देखते हैं कोई चीज़ बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छा है, तो हम लोग कहते हैं व्हाट ए कार, कार बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कर रहे हैं, वी आर एक्सप्रेसिंग अवर सरप्राइज, कुछ आश्चर्य दिखा रहे हैं, कुछ मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड बात कर रहे हैं, तो हम इसके बारे में बात करते हैं व्हाट ए कार, व्हाट एन आइडिया, है ना, इट इज सी। ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। दूसरा है हाउ, एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब।
ये दूसरी बनावट, ये दूसरे तरीके से आप क्या करते हैं, एक्सक्लामेटरी का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। तो कहता है कि एक लिख दिए है एग्जाम्पल, राधा कितनी सुंदर है, इसको हमने बनाया हाउ पहले, उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब को मैंने अटैच किया, सब सब्जेक्ट किया, तब मैंने इज का प्रयोग कर दिया। उसी तरह हाउ फास्ट पंड्या प्लेज, पंड्या कितना तेज खेलता है। ये बेसिक 2 एग्जाम्पल है हमारा, इस पर हमने बात करी है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। अब हम बढ़ते हैं इम्फैटिक सेंटेंस। इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार वाक्य। जोरदार मतलब जो वाक्य चल रहा है बस उसको इम्फैटिक कर देना, थोड़ा कुछ ऐसा वर्ड जोड़ दे कि उसमें थोड़ा और पावर जुड़ जाए, पावरफुल हो जाए। आइए बात करते हैं। कहता है सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन एम्फैटिक आइडिया इज कॉल्ड एम्फैटिक सेंटेंस। मतलब वैसी वाक्य जो क्या करे, एक जोरदार विचार प्रकट करे, जोरदार वाक्य बनाए, इसको हम एम्फैटिक सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट का हमने अभी एक सेंटेंस बना लिया था, वहाँ जाओ, यहाँ। तो कहते हैं कि वहाँ जाओ में अगर अवश्य जोड़ दे तो ये बन जाएगा एम्फैटिक। कैसे, और देखते हैं एग्जाम्पल। वहाँ जाओ यहाँ तक तो हमने बनाया था, हमने इसको केवल अटैच कर दिया, और अटैच करने के लिए आगे क्या जोड़ दिया, डू। ठीक है, थोड़ा क्लियरली देखो इसको, ठीक है। तो ऐसा हमने अगर बात करी कि वहां अवश्य जाओ, सच अवश्य बोलो, तो सब में हमको क्या करना है, सारे वर्ड के पहले केवल डू जोड़ देना। ये पहला टाइप हो गया एम्फैटिक का। इसके टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टाइप जो है आपका सिंपल प्रेजेंट वाला केस में है कि सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट आप लगाते हो। इसमें आपको क्या करना है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें आप क्या करते हैं कि सब्जेक्ट है, डू डज है, V1 है और ऑब्जेक्ट है। चूंकि यहाँ पर V5 नहीं आप लगाते हो क्योंकि ये डज जो है अपने आप में V5 पहले से, तो इसको बनाते हैं। कहता है मैं अंग्रेजी बोलता ही तो हूँ। ठीक है, इसकी सिंपल सी ट्रांसलेशन हो जाएगी आई डू स्पीक इंग्लिश। कहता है तुम यहाँ काम करते ही तो हो, इसको हम बनाते हैं यू डू वर्क हियर। ठीक है, तो ये तो दूसरा टाइप हो गया। तीसरा, इसी का अगर पास्ट रूप हो, ये जो हूँ जो है इसको हटा के था, थे, थी जो भी हो उसके हिसाब से हम बदल देते, तब क्या होगा कि ये डू डज जो इधर हम यूज कर रहे थे इसको आप सिर्फ रिप्लेस कर दो डिड, सब कुछ सेम होना है। एग्जाम्पल में लिखते हैं यू डिड राइट ए लेटर, तुम पत्र लिखते ही तो हो, नहीं लिखते ही तो थे, तुम पत्र लिखते ही तो थे, थोड़ा हिंदी गड़बड़ है। ठीक है, यू डिड राइट अ लेटर। इसी तरह आई डिड वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता ही तो था। तो ये तरीका आपका यहाँ अप्लाइज होता है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि ये तो हमारा 6 टाइप्स था सेंटेंस का। अब बात करते हैं सेंटेंस का पार्ट भी होता है। और पार्ट क्या होता है कि सेंटेंस हमारा 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। कौन कौन 2 पार्ट है, बहुत ही सिंपल है, बस जानकारी के लिए रखना है। पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कहते हैं वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड, शब्द और शब्दों का ऐसा समूह जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, इसको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, बहुत ही सिंपल है। राम इज ए बॉय, हम यहाँ पर चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं, तो राम के बारे में कर रहे हैं। और राम के बारे में चर्चा करने की वजह से राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट के अलावा वाक्य का जो भी भाग बच गया वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं एक्सेप्ट सब्जेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इज नोन एज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ सारा पार्ट्स जो है आपका वो प्रेडिकेट के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, राम, वही वाक्य को उठाए कि राम इज ए बॉय में इधर राम तो हमारा सब्जेक्ट हो गया था, तो बच जो गया इज ए बॉय ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो के साथ आपके बीच आएंगे। तब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने सेंटेंस बताया है इसकी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है
और एट ए टाइम फिर सॉल्व करेंगे हम लोग साथ मिलजुल कर। चलिए तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।